Hi students, in last lecture we studied about the measurement of a pressure of gas by using closed end manometer. Also we studied about the measurement of temperature and the Boyle's law. So first we do the revision of these topics. तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि गैस के प्रेशर को हम क्लोज एंड मैनोमीटर के साथ कैसे मेजर करते हैं। कहता है क्लोज एंड मैनोमीटर में क्या होता है, हम एक वेसल ले लेते हैं, वेसल के अंदर गैस को फिल करा होता है एंड उसको क्या करते हैं, यू शेप की जो ट्यूब होती है उसकी छोटी लिम्ब के साथ कनेक्ट कर देते हैं एंड जो बड़ी लिम्ब होती है उसको ऊपर से क्या करा होता है, क्लोज करा होता है। कहता उस दौरान जो गैस है प्रेशर को एक्सर्ट करेगी मरकरी के ऊपर, उस दौरान जो मरकरी का लेवल है छोटी लिम्ब के ऊपर डिक्रीज हो जाएगा एंड बड़ी लिम्ब के अंदर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। एज एल्ट कहता है दोनों लिम्ब के अंदर जो मरकरी के लेवल का डिफरेंस होता है वहाँ से हम क्या करते हैं, गैस के प्रेशर को फाइंड आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, कि हम टेम्परेचर की मेजरमेंट कैसे करते हैं। कहता है टेम्परेचर हमें ये बताता है कि जो बॉडी है वो कितनी हॉट है एंड कितनी कोल्ड है, उसके बारे में हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। कहते हैं टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए हम स्केल यूज़ करते हैं, दैट इज़ हमने पढ़ा था सेल्सियस स्केल के बारे में, ऑल्सो हमने केल्विन स्केल के बारे में भी पढ़ा था। हमने ये भी पढ़ा था कि हम सेल्सियस को केल्विन के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, कि हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन होती हैं जिस दौरान जो टेम्परेचर है वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है एंड प्रेशर कितना होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था अबाउट द गैस लॉ। गैस लॉ के अंदर हमने पढ़ा था, कहता है जो वॉल्यूम है गैस की वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, गैस की अमाउंट के ऊपर डिपेंड करती है, प्रेशर के ऊपर डिपेंड करती है, ऑल्सो टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है। कहता है जो हमने गैसेस के बिहेवियर को स्टडी करी है वहाँ से कुछ जनरलाइजेशन दी गई है, उन जनरलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, गैस लॉस बोलते हैं, जिसमें हमने सबसे पहले स्टडी करा था बॉयल्स लॉ को। कहता है बॉयल ने हमें रिलेशनशिप बताया था बिटवीन दी प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में, जब हम टेम्परेचर को क्या रखते हैं, कॉन्स्टेंट रखते हैं। तो उस दौरान हमारे पास उसने इस रिलेशनशिप में क्या बताया था कि कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस का जो प्रेशर है वो क्या करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है गैस की वॉल्यूम के। मीन्स कहता है जितना प्रेशर इंक्रीज होगा उतनी वॉल्यूम उसकी क्या होती है, डिक्रीज होती रहती है। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एंड इस दौरान हम जो नंबर ऑफ मोल्स है एंड टेम्परेचर है इन दोनों को क्या रखते हैं, कॉन्स्टेंट रखते हैं। नेक्स्ट हमने इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के बारे में भी पढ़ा था। नाउ वी कम टू टुडेस टॉपिक दैट इज़ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लॉ। आज हम पढ़ेंगे कि इस लॉ को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्या था जो बॉयल्स लॉ उसको हम ऑल्सो समझ सकते हैं प्रेशर एंड वॉल्यूम की कर्व के साथ, जब हम क्या करते हैं दोनों के बीच में ग्राफ को प्लॉट करेंगे। क्या था जब हम क्या करते हैं प्रेशर ऑफ गैस वर्सेस वॉल्यूम के बीच में ग्राफ को प्लॉट करेंगे, उस दौरान हमारे पास कौन सी कर्व शो होती है, जैसे आपको फिगर नंबर 9 में शो हो रहा है। जैसे कहता है जब हम प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में ग्राफ को प्लॉट करते हैं उस दौरान हमारे पास ये वाली कर्व आती है। ये कर्व हमें क्या डिनोट करती है कि जैसे जैसे जो प्रेशर है वो क्या होता रहता है, हमारे पास इंक्रीज़ होता रहेगा। जैसे जैसे प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज़ होती रहती है वैसे वैसे जो वॉल्यूम है वो क्या होती रहती है, डिक्रीज़ होती रहती है। कहता है सपोज हम मान लें कि हमारे पास क्या है, एट पर्टिकुलर स्टेट कॉरस्पॉन्डिंग टू वॉल्यूम V1। कहता है जब हमारे पास वॉल्यूम V1 है उस दौरान जो प्रेशर है वो क्या होता है, P1 होता है एंड जब हमारे पास वॉल्यूम इंक्रीज कर देते हैं V1 से V2 के ऊपर, उस दौरान जो प्रेशर है वो क्या हो जाता है, P2 प्रेशर उसका हो जाता है, जैसे आपको यहाँ पे ग्राफ में शो करा हुआ है। जैसे कहता है जब हमारे पास वॉल्यूम है गैस की वो V1 होगी, उस दौरान जो उसका प्रेशर है वो क्या होता है, P1 प्रेशर होता है। ऐसे कहता है जब हम वॉल्यूम इंक्रीज करके V2 कर देते हैं उस दौरान जो प्रेशर है वो डिक्रीज होकर कितना आ जाता है, P2 हमारे पास प्रेशर आ जाएगा। सिमिलरली क्या तो हमें कर्व है वो शो करी गई है डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर। जैसे कहता है जो हायर वाली कर्व है वो किसको कॉरस्पॉन्ड करती है, हाई टेम्परेचर को कॉरस्पॉन्ड करती है, जैसे आपको फिगर नंबर 10 में शो करा हुआ है। फिगर नंबर 10 में हमें डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर ग्राफ है वो प्लॉट करा हुआ है बिटवीन दी प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में। कहता है वहाँ पे हमारे पास क्या होती है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते रहेंगे वैसे वैसे हमारे पास जो कर्व है वो क्या होती रहेगी, ऊपर आती रहेगी। बट कहता है वेरिएशन है प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में सभी के केस में क्या होती है, सेम वेरिएशन हमें शो होती है। मीन्स कहता है जैसे जैसे हमारे पास जो वॉल्यूम इंक्रीज होगी वैसे वैसे जो प्रेशर है वो क्या होता रहता है, डिक्रीज होता रहता है। कहता है जो हायर वाली कर्व है वो किसको डिनोट करती है, हाई टेम्परेचर को क्या करेगी, डिनोट करेगी। नेक्स्ट अल्टरनेटिवली कहता है अगर हम ग्राफ को प्लॉट करें बिटवीन दी प्रेशर एंड 1/V के बीच में, जैसे आपको फिगर नंबर 11 में शो हो रहा है। कहता है यहाँ पे हमारे पास किस में ग्राफ प्लॉट करा है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V के बीच में ग्राफ प्लॉट करा है। यहाँ पे ये 1/V किस लिए लिखा है, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। बट कहता है जब हम 1/V लिख देंगे उस दौरान ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। एज ए रिजल्ट कहता हमारे पास क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ यहाँ पे शो होता है डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर। कहते हैं ये ओरिजिनेट कहाँ से होता है, ओरिजिन से, जीरो से क्या होगा, ओरिजिनेट होगा एंड हमारे पास जो डिफरेंट टेम्परेचर के बीच में जो हमारे पास स्ट्रेट लाइंस है वो हमें शो करी गई है।
ऐसे कहता है जो सबसे ऊपर वाली लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, हाई टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करती है। जब ये कहता है हमारे पास उसके बीच में जो वेरिएशन है वो कैसे होती है, T3 टेम्परेचर की सबसे हाईएस्ट कर्व आती है, उसके बाद T2 टेम्परेचर के लिए आएगी, उसके बाद T1 टेम्परेचर के लिए हमारे पास कर्व है हमें शो हो रही है। नेक्स्ट इज कहता है इट मीन्स हमें यहाँ पे क्या पता चलता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर जो प्रोडक्ट होता है हमारे पास प्रेशर एंड वॉल्यूम का किसी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस के लिए उसकी वैल्यू भी क्या आती है, कांस्टेंट वैल्यू हमें शो होती है। कहता है जब हम क्या करते हैं ग्राफ को प्लॉट करेंगे प्रेशर वर्सेस 1/V, उस दौरान हमारे पास डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर ये वाला ग्राफ हमें क्या होता है, शो होता है। जबकि कहता है जब हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं बिटवीन दी प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम अलॉन्ग वाई एक्सिस एंड प्रेशर अलॉन्ग एक्स एक्सिस, कहता है उस दौरान हमारे पास क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन हमें मिलती है, जैसे आपको यहाँ पे फिगर नंबर 12 में शो हो रहा है। जब कहता है हम प्रोडक्ट ले लेते हैं प्रेशर एंड वॉल्यूम का एंड उसका ग्राफ किसके वर्सेस ड्रॉ करते हैं, प्रेशर के वर्सेस उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, उस दौरान हमारे पास डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर क्या आती है, हॉरिजॉन्टल लाइन हमें शो हो रही है। कहता ये हमें क्या इंडिकेट करती है कि जो प्रेशर एंड वॉल्यूम का प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहता है। अगर हम कहता है प्रेशर को चेंज भी करते रहें तो भी हमारे पास ये दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एज वेल कहता है जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा तब भी ये हमारे पास दोनों का प्रोडक्ट है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो हमारे पास ये क्या हमें चीज़ बताता है कि जो प्रेशर एंड वॉल्यूम का प्रोडक्ट है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगी जब हम क्या करेंगे, प्रेशर को चेंज करेंगे। नेक्स्ट इज कहता है ये हमें यहाँ पे ग्राफ में शो हो रहा है। कहता है ये हमारे पास जो कर्व हमें मिलती है बाय प्लॉटिंग PV अगेंस्ट दी P, कहता है जब हम क्या करते हैं प्रोडक्ट प्रेशर एंड वॉल्यूम एंड प्रेशर के वर्सेस में डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर ग्राफ प्लॉट करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोथर्म बोलते हैं। एंड कहता है यहाँ पे जो हायर कर्व है वो किसको डिनोट करती है, हाई टेम्परेचर को डिनोट करती है। जैसे T2 वाली कर्व है वो हाई टेम्परेचर को क्या करेगी, डिनोट करेगी। कहते हैं यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि जो बॉयल्स लॉ है उसको सिर्फ कौन ओबे करता है, जो हाइपोथेटिकल गैस होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, आइडियल गैस बोलते हैं। बिकॉज कहते हैं जो नॉर्मली हम गैसेस के बारे में पढ़ते हैं वो आइडियल नहीं होती है, वो रियल गैसेस होती है। कहते हैं सिर्फ आइडियल गैस ही बॉयल्स लॉ को क्या करेगी, फॉलो करेगी। जबकि कहते हैं जो गैसेस होती हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये बॉयल्स लॉ को कब ओबे करती हैं, जब प्रेशर लो होगा एंड टेम्परेचर हाई होगा। इन्हीं कंडीशन के ऊपर वो क्या करती हैं, बॉयल्स लॉ को फॉलो करती हैं, अदरवाइज वो बॉयल्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगी। बिकॉज कहता है लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर के ऊपर ये जो सभी गैसेज है वो क्या करती हैं, आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। एज इज दैट उस दौरान वो क्या करेंगी, बॉयल्स लॉ को फॉलो करेंगी। कहता है हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर के ऊपर ये जो गैसेस है वो बॉयल्स लॉ को फॉलो नहीं करती है। जैसे हमें पता है जो डेंसिटी है वो किसके इक्वल होती है, मास बाय वॉल्यूम के इक्वल होती है। कहता है अगर हम क्या करें, जो वैल्यू है वॉल्यूम की इस इक्वेशन में पुट कर दे बॉयल्स लॉ इक्वेशन से, तो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, D इज इक्वल टू M इंटू PY K1 के क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। जैसे हमने पीछे पढ़ा है कि हमारे पास किसके इक्वल होता है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू K1 के इक्वल होता है। कहता है यहाँ से हम जो वॉल्यूम की वैल्यू है इस इक्वेशन में पुट कर दे तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। एंड ऑल्सो हम किसके साथ डिनोट कर सकते हैं, कहता है यहाँ पे जो मास है गैस का वो भी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट मास लिया है कि किसी कांस्टेंट मास ऑफ गैस के लिए हम इस लॉ को पढ़ते हैं, जिसके कारण कहते हैं यहाँ पे जो गैस का मास है वो भी कांस्टेंट है एंड K1 भी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। इन दोनों कांस्टेंट की रेशो की जगह के हम एक सिंगल कांस्टेंट यूज़ करते हैं, दैट इज़ K डैश। कहता है उस दौरान हमारे पास जो डेंसिटी है वो किसके इक्वल आ जाएगी, K डैश इंटू प्रेशर के क्या आ जाती है, इक्वल आ जाती है। ये हमें क्या चीज़ शो करता है कि कॉन्स्टेंट टेम्परेचर के ऊपर जो प्रेशर है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू दी डेंसिटी ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस के। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ बॉयल्स लॉ, कि जो बॉयल्स लॉ है उसका प्रैक्टिकली क्या यूज़ है, वो प्रैक्टिकली हमें क्या चीज़ को सिग्निफाई करता है। कहते हैं जो बॉयल्स लॉ उसको हम एक्सप्रेस करते हैं क्वांटिटेटिव मैनर के अंदर, वहाँ से हमें क्या चीज़ पता चलती है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से हमें पता चलता है जो गैसेज है वो क्या होती है, कंप्रेसिबल होती है। कहते हैं जब हम फिक्स्ड मास ऑफ गैस को कंप्रेस करते हैं उसके प्रेशर को इंक्रीज करके, उस दौरान सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या करते हैं, स्मॉल स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। मीन्स कहता है पहले जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लार्ज वॉल्यूम के अंदर थे, जब उसके ऊपर प्रेशर को इंक्रीज करेंगे सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या करते हैं, कम वॉल्यूम के अंदर ही क्या हो जाते हैं, ऑक्यूपाई हो जाते हैं। एज वेल कहता है वहाँ पे क्या होता है, जो गैस है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा डेंस हो जाएगी जब हम प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे, बिकॉज उस दौरान जो मास पर वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कहता है जो हवा होती है सी लेवल के ऊपर वो ज़्यादा डेंस होती है, बट जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड के ऊपर मूव करते हैं, जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं उस दौरान जो प्रेशर है वो भी डिक्रीज़ होता रहता है, एज वेल एज उसकी डेंसिटी है गैस की वो भी क्या होती रहेगी, डिक्रीज़ होती रहेगी। बिकॉज जितना प्रेशर कम होगा उतनी हवा है वो ज़्यादा फैलेगी, उतनी
उतने उसके मॉलिक्यूल ज़्यादा दूरी पे होंगे, एज रिजल्ट उस दौरान उसकी डेंसिटी है वो भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल कहता है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है माउंट एवरेस्ट के ऊपर वो सिर्फ कितना होता है 0.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। एज रिजल्ट कहता है जो ऑक्सीजन है उस हवा में वो इनसफिशिएंट होती है नॉर्मल ब्रीथिंग करने के लिए, जिसके कारण क्या था कॉमनली हमें वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। उस प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड सिकनेस बोलती हैं, जिसके कारण हमें अनइजीनेस होने लगती है या फिर हेडेक की प्रॉब्लम हमें होने लगती है। जिसके देयरफॉर कहता है जो हमारे पास जो माउंटेन क्लाइंबर्स है या फिर जो जवान्स है वो जो लद्दाख में रहते हैं कहता है उनको एक्सटेंसिव ट्रेनिंग दी जाती है ताकि जो उनकी बॉडी है वो लो ऑक्सीजन प्रेशर को क्या कर ले, अडॉप्ट कर ले। एंड वो क्या करते हैं अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर को लेके जाते हैं एमरजेंसी के लिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कहते हैं सिमिलरली क्या होता है जो इंटीरियर होता है जेट एरोप्लेन का, जो हम क्या करते हैं हाई एल्टीट्यूड के ऊपर फ्लाई करते हैं। अबाउट कहता है उनको कितनी ऊंचाई के ऊपर फ्लाई किया जाता है, 10,000 मीटर ऊंचाई के ऊपर उनको उड़ाते हैं। कहता है उनके अंदर भी क्या होती है आर्टिफिशियली मेंटेन करा होता है नॉर्मल प्रेशर को ताकि वहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो प्रॉपर हो सके ब्रीथ करने के लिए। जिसके कारण कहता है ऑल्सो उसके अंदर भी क्या होता है ऑक्सीजन के सिलेंडर प्रेजेंट होते हैं। अगर कहता है प्रेशर इन केस क्या हो जाए डिक्रीज हो जाए उस दौरान वो क्या करते हैं एमरजेंसी के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर को यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट हम इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल में हमें क्या चीज़ गिवन दे रखी है, अ गैस ऑक्यूपाइज 200 ml एट अ प्रेशर ऑफ 0.820 बार एट 20 डिग्री सेल्सियस। कहता हमारे पास जो गैस है वो क्या करती है 200 ml वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करती है 0.820 बार प्रेशर के ऊपर एंड उस दौरान टेम्परेचर कितना होता है 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। हाउ मच वॉल्यूम विल इट ऑक्यूपाई व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1.025 बार एट द सेम टेम्परेचर। कहता अगर हम क्या करें उसके प्रेशर को इंक्रीज कर दें, एक्सटर्नल प्रेशर उसके ऊपर इंक्रीज करके कितना कर दें 1.025 बार प्रेशर कर दें, उस दौरान वो कितनी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा सेम टेम्परेचर कंडीशन के ऊपर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बॉयल्स लॉ को यूज़ करेंगे। जैसे हमारे पास जो P1 है उसकी वैल्यू कितनी गिवन दे रखी है 0.820 बार गिवन दे रखी है कि इनिशियल में उसका प्रेशर इतना था एंड उस दौरान उसकी जो वॉल्यूम है V1 कितनी थी 200 ml थी। ऐसे हमें P2 प्रेशर के गिवन दे रखे हैं कि जब हम प्रेशर को इंक्रीज़ कर दें उस दौरान P2 प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है 1.025 बार होती है। हमें V2 वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है कि जब हम प्रेशर को इंक्रीज़ कर देंगे उस दौरान जो वॉल्यूम है वो कितनी होगी। सिंस कहता है यहाँ पे टेम्परेचर हमारे पास क्या है कांस्टेंट टेम्परेचर है तो हम बॉयल्स लॉ इक्वेशन को यहाँ पे यूज़ करेंगे दैट इज़ P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इक्वेशन को यूज़ करते हैं। उस दौरान हमें V2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करके V2 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। वो किसके इक्वल आ जाएगी P1 V1 डिवाइडेड बाई P2 के इक्वल आ जाएगी। यहाँ पे इन सभी वैल्यूज़ को इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। एज रिजल्ट क्या था वहाँ से जो वैल्यू है कैलकुलेशन से हमारे पास कितनी आ जाती है 160 ml उसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हम सेकंड न्यूमेरिकल करते हैं। कहता हमारे पास जो वेसल है उसकी वॉल्यूम कितनी है 120 ml उसकी कैपेसिटी है। कहता उसके अंदर सर्टेन अमाउंट की गैस को फिल करा हुआ है 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर एंड प्रेशर यहाँ पे कितना है 1.2 बार प्रेशर है। कहता हमें क्या करना है सेम गैस को हमने क्या कर दिया दूसरे वेसल के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया है। दूसरे वेसल की वॉल्यूम कितनी है 180 ml उसकी वॉल्यूम है एंड वहाँ पर भी जो टेम्परेचर है वो क्या है सेम है दैट इज़ 35 डिग्री सेल्सियस वहाँ पर टेम्परेचर है। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे प्रेशर को फाइंड आउट करेंगे। सिंस क्या था यहाँ पे हमारे पास जो टेम्परेचर है वो भी सेम है एंड जो गैस की अमाउंट है वो भी सेम है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बॉयल्स लॉ वो क्या होगा एप्लीकेबल होगा। एज रिजल्ट क्या था हमारे पास बॉयल्स लॉ इक्वेशन क्या होती है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होती है। जैसे हमें पता है कि जो फर्स्ट वेसल था उसकी वॉल्यूम कितनी थी 120 ml थी एंड उसमें प्रेशर कितना था 1.2 बार प्रेशर था तो हमारे पास P1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.2 बार आ जाएगी एंड V1 वॉल्यूम कितनी आ जाएगी 120 ml वॉल्यूम आ जाएगी। ऐसे कहते हैं जब हम सेम गैस को सेम अमाउंट ऑफ गैस को दूसरे वेसल के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं उस दौरान कहता है जो दूसरे बर्तन की जो वॉल्यूम है उसकी वैल्यू कितनी होती है 180 ml उसकी वैल्यू होती है। कहता है हमें क्या फाइंड आउट करना है P2 प्रेशर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो हम इस इक्वेशन में वैल्यूज़ को पुट करेंगे। उस दौरान हमारे पास जो P2 की वैल्यू है वो सॉल्व करके कितनी आ जाती है 0.8 बार उसकी क्या आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी। सो दैट सॉल्व फॉर टुडे। आपको इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं जो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस प्रॉब्लम में गिवन दे रखे हैं एंड इसके रिलेटेड आपको जो भी कोई डाउट होगा आप मुझे ऑनलाइन क्लास में पूछ सकते हैं। सो दैट सॉल्व फॉर टुडे। स्टे home, stay safe. Thank you.